ठीक है। तो सबसे पहला मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर, तो मैं ब्राउज़र के ऊपर जाके लिखूँगा डेव सी प्लस प्लस और डाउनलोड, सिर्फ ये सिंपल चीज़ लिखूँगा, ठीक है। आपको मैं डायरेक्टली डाउनलोड का लिंक भी दे दूँगा ताकि आप लोग उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सको। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो सा मर्जी कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ये जो डेव ब्लड शेड वाला है ना, आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो लेटेस्ट होगा। मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा। जब मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो लेट द पेज लोड कम्प्लीटली, जब ये चीज़ यहाँ पर ब्राउजिंग ख़त्म कर देगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लिखा हुआ फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, इस पर क्लिक करूँगा। अभी वो पेज नहीं था लोड हुआ तो इस वजह से वो ये चीज़, और ये क्या हो रहा है, अब मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। आप लोगों में से जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं वो IDM के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, मैं आप लोगों को लिस्ट में दिखा देता हूँ। चूँकि जाहिर सी बात है डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ये डाउनलोडिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज सुबह एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख दिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि डाउनलोडिंग में हम लोग जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पर लग जाता, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, चाहूँ तो मैं यहीं से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, या जिस फोल्डर में मैंने डाउनलोड किया था उधर से भी जाके कर सकता हूँ। मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस पर सिंगल क्लिक करूँगा। आई थिंक डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये ब्राउजिंग हो रही है, इसने मुझसे परमिशन मांगी है कि क्या मैं आपको इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैंने बोला यस। शायद आपको परमिशन नज़र ना आई हो क्योंकि वो विंडोज़ का एक सिस्टम होता है। उसके बाद देख रहे हैं ये लिख रहा है कि डाटा को ओपन करना शुरू कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए खोलना शुरू कर रहा है। हम वेट करेंगे थोड़ा सा। और ये देखें, उसने सबसे पहले बोला कि आप अपनी ज़ुबान सेलेक्ट करें। आप लोगों ने इंग्लिश ही रखनी है क्योंकि इसमें उर्दू का ऑप्शन नहीं होता। ओके, उसके बाद हम आई एग्री, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी सारे टिक होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से फुल होना चाहिए। नेक्स्ट, वो बता रहा है कि इसके लिए तकरीबन 78 GB की डिस्क रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड जो है 346 MB चाहिए आपको, ठीक है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब हम वेट करेंगे जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। तो ये आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो गया है, और उसके बाद ये रन के ऊपर बेशक क्लिक करें या ना करें, इसकी खैर इसका कोई मसला नहीं है। और आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये देखिएगा, चूंकि मैंने बोला हुआ है कि ऑटोमेटिकली उसको साथ ही रन कर दो इंस्टॉलेशन के बाद, तो ये बेसिकली भी आपके सामने देखना कि वो डेफ सी प्लस प्लस को ओपन करेगा। अगर ना भी ओपन हो तो आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो यहाँ पर होगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो पहली बार जब खोलेंगे तो आपको ऐसी ही स्क्रीन नज़र आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रखना है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा जो है वो कह सकते हैं एक जगह या एक प्लेस या एक पोजीशन ओपन हो गई है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पर अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के साथ और उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और हम लोगों को कोई ना कोई आउटपुट शो करवाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि पहले हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं ताकि हम जो जो चीज़ प्रैक्टिकली वहाँ पर आएगी साथ साथ हम यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता जाऊँगा। C++ का इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। 1970 के अंदर सीइंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि ये डिफरेंट तरह के सिस्टम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था और डिफरेंट तरह की जो कंप्यूटेशंस होती थी। किसी का माइक्रोफोन ऑन है।
तो हम बात कर रहे थे कि 1970s के अंदर जो है वो बेसिकली ये डेवलप हुआ था, और इसका मेन काम ही होता था कि डिफरेंट सिस्टम्स को डेवलप करना, यानी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना और कोई ना कोई कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। जो सी प्लस प्लस की बात करते हैं बेसिकली वो सी लैंग्वेज का आप लोग समझ लें कि नया वेरिएंट है। और ये क्यों है? क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है। सी प्लस प्लस जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज की जितनी भी चीज़ें, इन चीज़ों को। इसके अलावा इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल होती है। मैंने फिर बोला था कि ऊप क्या चीज़ है, जब आप कॉलेज के अंदर आएंगे तो मैं आपको फिजिकली चेक करवा के बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हम कंप्यूटर की ज़ुबान में कंप्यूटर से बात करते हैं तो हमने कहा था कि कुछ कायदे कानून होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बेसिकली लिखा किस तरह जाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आपने वो जो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ये वाली चीज़, इसको चीज़ को छोड़ दें, पहली लाइन को देखें, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स। हैश इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, अपने जो हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को ऐड कर दो इस प्रोग्राम के अंदर जो मैं इंस्ट्रक्शंस लिखने जा रहा हूँ, जो कंप्यूटर को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स का मतलब ये है कि इंक्लूड करो उन तमाम चीज़ों को। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स का मतलब ये होगा कि उन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करो जो कंप्यूटर को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त याद रखिएगा कि कंप्यूटर आप लोगों का बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह एक नया बच्चा पैदा होता है, जिसको ये भी नहीं पता होता कि अलिफ बे पे का मतलब क्या है, ए बी सी का मतलब क्या है, किसी भी लैंग्वेज किसी भी वर्डिंग का मतलब नहीं पता होता। तो जो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स होती हैं ये कंप्यूटर को कुछ चीज़ों के बारे में बता देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बोलूँ कंप्यूटर प्रिंट कर दो, तो प्रिंट का मतलब होगा कि स्क्रीन के ऊपर लिख कर दे दो कुछ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंट मेन लिखा हुआ है, अभी छोड़ दें इस चीज़ को, क्या है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स और ज़ीरो। कांस्टेंट डिक्लेरेशंस का मतलब होता है, ठीक है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये चीज़ होती है कि उन तमाम चीज़ों को लेकर आना, उन सब चीज़ों को रन करना जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। तो अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि उन तमाम स्टेटमेंट्स के बारे में लिखना जो आप कंप्यूटर को चाहते हैं कि वो काम करके आपको दे। सी प्लस प्लस कीवर्ड्स, सी प्लस प्लस कीवर्ड्स के अंदर मतलब कीवर्ड का ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यानी जिनको कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं है इनका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर सी आउट, अगर लफ्ज़ सी आउट है तो इसका मतलब क्या है कि इसको प्रिंट कर दो। सी इन का मतलब है कोई इनपुट को गैदर करो कंप्यूटर के साथ। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर को मैं ये नहीं बता रहा कि सी इन का मतलब ये है या सी आउट का मतलब ये है। तो कंप्यूटर के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर जो है टोटल 367 कीवर्ड्स हैं, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टाइम के साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोगों को बात बोलें तो सी प्लस प्लस में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स का मतलब भी होता है कि कुछ ऐसे लफ्ज़ जो कंप्यूटर या कंपाइलर को पहले से ही पता होते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो आप लोगों को बार बताने की कंपाइलर को या कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनका मतलब ये है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, जब हम अभी आगे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जाएगी। अच्छा चलें, सबसे पहले ये तो दो नंबरों को ऐड करने का हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत इजी सा प्रोग्राम करते हैं अपने कंप्यूटर में जाकर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डेफ सी प्लस प्लस ओपन किया, मैंने फाइल पे गया हूँ, न्यू पे, और सोर्स फाइल पे गया हूँ, ठीक है। ये चीज़ ओपन हो गई है, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया, लेकिन अभी वो सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। अभी मुझे पता आप लोग कंप्लेन करोगे कि आप लोगों को टेक्स्ट ही नज़र आ रहा। एक मिनट ठहरिएगा, मैं पहले टेक्स्ट ज़रा सेट कर लूँ इसका।
ठीक है, ये मैंने बेसिकली टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा किया। आप लोगों को टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जब आप घर पे बैठ के काम कर रहे होगे तो आपकी स्क्रीन इतनी होगी कि वो आप लोगों को नज़र आ जाए। तो सबसे पहले जब मैंने बात की थी कि कंप्यूटर के अंदर हम कंपाइलर को कुछ चीज़ें पहले से इंक्लूड करवा देते हैं ताकि हमें बार बार कंपाइलर को बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हैश लिखूँगा इंक्लूड, ठीक है, और एक फाइल में ऐड करता हूँ जो बाद में आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगी, iostream.h। अभी इस चीज़ को भूल जाए कि iostream क्या है, ठीक है। नॉर्मली में से iostream भी लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपल ये काम करूँगा, लिखूँगा इंट मेन, जो मैंने आपको उधर भी बोला था कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही मैंने एक ब्रैकेट डाली तो क्लोजिंग ब्रैकेट साथ ही आ गई है इसकी, एंटर मारा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली ब्रैकेट डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर बताऊंगा कि मुझे क्या करवाना है। मैं कंप्यूटर को कहता हूँ सी आउट। सी का मतलब है सी यानी कंपाइलर सी, आउट का मतलब है आउट करके दिखाओ मुझे क्या, माई नेम इज जिशान, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और ये इस ब्रैकेट के बाहर आने से पहले एक स्टेटमेंट जो आप हर प्रोग्राम के एंड पे लगाएंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिटर्न 0 सेमी कॉलन, ठीक है। मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा। सेव करने का क्या तरीका है, मैं फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर दूं या Ctrl+S प्रेस कर दूं। मैं प्रोग्राम का नाम रखता हूँ माई, मैं फर्स्ट 1 लिख देता हूँ तो उसका मतलब होगा कि मेरा पहला प्रोग्राम था ये, ठीक है। सेव पे क्लिक किया, जब मेरा सेव हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये बटन नजर आएगा, लिखा हुआ कंपाइल एंड रन। ये इस पे क्लिक करने से भी हो जाएगा, F11 बटन की प्रेस करने से भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन देखिएगा एरर आएगा। अभी प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम लोग, ये उसे बोला। सबसे पहली बात है कि iostream.h याद रखिएगा, एरर जरूर आएंगे, एरर को देखना बहुत जरूरी। इसने कहा iostream.h नाम की कोई फाइल या डायरेक्टरी है ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर। क्यों? क्योंकि .h हम नहीं लिखते होते जब iostream आता है, ठीक है। Ctrl+S करूंगा दोबारा से, क्योंकि मैंने चीज़ें चेंज की हैं इसके अंदर से। वेट करूंगा ये ब्राउजिंग कंप्लीट हो जाए और अब दोबारा रन करूंगा। सॉरी, मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया, ये ठीक है। अब वो ये क्या कह रहा है कि सी आउट जो है बेसिकली वो एक डिक्लेयर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया हम लोगों ने? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन। ये क्या चीज़ है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी। अभी जो सिंपल आपको बताने का मकसद है वो ये चीज़ है हाली, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें आप लोग। Ctrl+S करूँगा, दोबारा प्रोग्राम को रन करूँगा। मेरा प्रोग्राम रन होगा, ये देखिएगा मेरी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये नज़र आ रहा लिखा हुआ माई नेम इज़ जिशान की। मैं स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि आउटपुट जो होती है वो बड़ी नहीं नज़र आती। तो ये माई नेम इज़ जिशान लिखा हुआ है। अब अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ है, देखें ये चीज़ क्या थी हमारी, हैश इंक्लूड डायरेक्टरीज। अब देखें अगर आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट। सी आउट का मतलब क्या होता है, सिंपल जबान में प्रिंट कर दो। क्या मैंने कंपाइलर को या कंप्यूटर को इस कहीं जगह बताया है कि सी आउट का मतलब भी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कि ये चीज क्या काम करती है, ये देखें मैंने इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक किया ना तो ये बेसिकली इसने बता दिया कि इस ये प्रिंट करने का सारा कोड ये है, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो सी आउट यानी जो प्रिंट कर दो जो लफ्ज़ था, इसका मतलब कंपाइलर को समझाने के लिए कि सी आउट क्या चीज़ होती है, मैंने ऊपर एक लाइब्रेरी फाइल यूज़ कर दी जिसका नाम था iostream, ठीक है। iostream में क्या होगा कि सी आउट की डेफिनेशन पड़ी होगी। सो अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर ये लाइन रिमूव कर दूं, देखना मैंने लाइन रिमूव कर दी। अब कंपाइलर के पास सी आउट तो नजर आ रहा है लेकिन कंपाइलर को ये ही नहीं पता चलेगा कि सी आउट क्या चीज़ है। मैं इसको जरा रन करता हूँ, वो बोलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लिखा हुआ है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सी आउट की समझ नहीं आ रही है काम क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट की डेफिनेशन तो ऊपर दी ही नहीं है। सी आउट की डेफिनेशन किधर पड़ी है? iostream में। ये एक बिल्कुल इस तरह है जिसमें डिक्शनरी होता है,
अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल होगी, आप उसका लिंक डाल दोगे कि ठीक है जी, सी आउट को डिफाइन करने के लिए हम लोग आयो स्ट्रीम जो है वो लिख रहे हैं, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सबसे पहले इंट मेन पे आएगा, देखेगा सी आउट, वो पूछेगा सी आउट क्या चीज़ होती है, वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर बात करेगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम से, क्या तुम्हें पता है कि सी आउट क्या चीज़ है, आयो स्ट्रीम बोलेगा हाँ मुझे पता है कि सी आउट का मतलब क्या है कि प्रिंट कर दो, वो वहाँ से दोबारा आएगा यहाँ पर, इसका मतलब प्रिंट कर दो किसको, माई नेम इज़ जिशान। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रोग्राम रन करूँगा तो देखिएगा प्रोग्राम मेरा कम्प्लीटली रन हो जाएगा। ये चीज़ सिंपल। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने बात की थी कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स क्या चीज़ होती हैं, कीवर्ड्स का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे तमाम लफ्ज़ जिसके बारे में कंपाइलर को पहले से ही पता हो कि उनका मतलब क्या है, आपको बार-बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या मुझे बता सकता है कि इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए? जी, ये तो हमारा डायरेक्टिव होगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या लाइब्रेरी फंक्शन, ये हमने यूज़ किया यूजिंग नेम स्पेस। ये क्या है, ये कीवर्ड है। ये क्यों कीवर्ड है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, ये कंपाइलर के लिए, कंपाइलर अपनी मर्जी और अपनी चीज़ों के लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने लिखा है। फिर अगर आप सी आउट आएंगे तो सी आउट भी कीवर्ड है, क्यों, क्योंकि सी आउट का मतलब ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है, कंप्यूटर को बताया गया है कि जब भी सी आउट यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा कि प्रिंट कर दो। ठीक है, इसी तरह रिटर्न जीरो यानी रिटर्न जो है ये भी कीवर्ड है, क्यों, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या है, ये कंपाइलर को पहले से ही पता है, हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन सारों की डेफिनेशन किधर पड़ी हुई है, इस आयो स्ट्रीम के अंदर या हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर। ठीक है, मुझे सारे बच्चे एक बार स्टेटस क्लियर करो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई। सर जी कोई यस नहीं आई, सर। शुरू तो सर है। सर आ गई है। अजी समझ आ गई है। सर सर आ आ गई गई है है। सर ये बात बता देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये आपने क्यों लिखा है? यूजिंग नेम स्पेस मैंने बताया कि जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा एक लेक्चर है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। फिलहाल बस यूजिंग नेम स्पेस मतलब ये समझ लो कि ये कीवर्ड है जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें लिखना ही पड़ता है, बस अभी फ़िलहाल इसको ये समझो। थैंक यू सर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम लोग ये काम करते हैं कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर वकील का नाम प्रिंट करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लाइन ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, सी आउट नेम ऑफ स्टूडेंट इज वकील। ठीक है, और यहाँ पे बाहर आके सेमी कॉलन। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम जो भी स्टेटमेंट इन दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे उसके एंड पे सेमी कॉलन ज़रूर आएगा। लफ्ज़ जो सेमी कॉलन है इसका मतलब भी होता है कि यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है, इसके बाद आगे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसकी कोई भी वक़्त नहीं रहेगी इस लाइन में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो। अब मैंने अगर ये चीज़ लिखी है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कंपाइलर रन करके देखता हूँ क्या ये चीज़ चलती है या नहीं चलती। ये देखें, माया नेम ऑफ स्टूडेंट इस वकील लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये कि आज हमने ये चीज़ सीख ली कि हम कंप्यूटर को कैसे बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखाओ। सो अगर मैं मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके जब W लिखता हूँ तो बेसिकली बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, सी आउट W, तो इसीलिए आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो W नज़र आ रहा होता है अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो हम लोगों ने कीवर्ड्स की बात की। आज हमने एक कीवर्ड पढ़ लिया सी आउट, एक हम लोगों ने पढ़ा यूजिंग नेम स्पेस। हमने ये देखा कि ये हमारी डायरेक्टिव होती है जिसके थ्रू आप लोग जो है ना डेफिनेशंस को इंक्लूड करते हो, आपको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सी आउट का मतलब क्या है, और क्योंकि सी आउट एक कीवर्ड है तो हम लोग उसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से समझिएगा। दो दोस्त हैं, एक का नाम पीटर है, एक का नाम फ्रैंक है। तो बेसिकली पीटर ने फ्रैंक को ये चीज़ बतानी है कि मुझे दो, जी जी ज़रूर ज़रूर प्रिंट करेंगे, ना फिक्र करें। तो पीटर ने फ्रैंक को ये बताना था कि दो नंबरों को प्लस करना है तुमने। तो पीटर ने क्या किया, पीटर ने पूछा कि मैं ना आज तुमसे ना दो नंबरों को प्लस करवाऊंगा। फ्रैंक ने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। फ्रैंक ने बोला अच्छा चलो ऐसा करो, मुझे पहला नंबर बताओ क्या है। पीटर ने, सॉरी, फ्रैंक ने बोला
2, यानी पहला नंबर जो होगा वो 2 है। ओके, पीटर ने बोला ठीक है तुमने पहला नंबर तो दे दिया, मुझे सेकंड नंबर बताओ क्या होना चाहिए। फ्रैंक ने बोला 5। तो पीटर ने क्या किया, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं 2 यानी जो पहला नंबर है जमा 5 यानी जो दूसरा नंबर था, ठीक है, दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है 7। तो फ्रैंक कहता है वाओ इट्स अमेजिंग, यानी अच्छी चीज़ हुई है, अच्छा हुआ है, ठीक है। तो जब फ्रैंक ने बोला 2 तो पीटर ने क्या कर दिया कि उस 2 के नंबर को अपने पास सेव करके रख लिया। जब फिर फ्रैंक ने बोला 5 तो पीटर ने क्या किया, जो 5 था वो भी क्या कर दिया, अपने माइंड में दिमाग में रख लिया। तो पहला नंबर क्या था 2, सेकंड नंबर क्या था 5, तो टोटल सम कितना निकल आया 7। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को कंप्यूटर की ज़बान में देखें तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि हम लोगों को 2 नंबरों को प्लस करना है, ठीक है। मैं रादर देन कि आप इस कोड को फोकस करो, हम लोग क्योंकि ये कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग ज़रा बाहर आते हैं और अपने मेन प्रोग्राम पे चलते हैं दोबारा से। हम यहाँ आ गए, सबसे पहले लाइन ख़त्म करूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पीटर ने क्या बोला था, सी आउट क्या करवाओ, क्या एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला नंबर बताओ। या अगर यहाँ से जाहिर सी बात है आप लोग तो एंटर करते हो ना, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि पहला नंबर बूम से बोलो, इसलिए हम लोगों ने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। अदरवाइज आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। उसके बाद सी आउट का मतलब क्या था, प्रिंट करना। तो सी इन का मतलब क्या होता है, इनपुट को लेना। सी इन, ब्रैकेट्स को गौर से देखिएगा, सी इन का मतलब क्या हो गया, वैल्यू को लो, किसको लो, फर्स्ट नंबर को। तो मैं लिख देता हूं num1, ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, सिंपल। दोबारा रीड करते हैं, सी आउट कंपाइलर आएगा, देखेगा एंटर फर्स्ट नंबर, वो उसको ऐसे प्रिंट कर देगा। आप जो नंबर एंटर करोगे उसने अपने माइंड में तो कहीं ना कहीं सेव करना होता, तो उसने किधर सेव कर दिया, num1 में। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह पीटर ने जब बोला था फ्रैंक को कि मुझे बताओ दूसरा नंबर क्या है, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम सेमी कॉलन। इसी तरह सी इन क्या, num2, क्यों, num1 num2 को जो मर्जी लिख दो, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर आप वो वैल्यू को सेव कराओगे। तो पहला नंबर होगा तो वो किधर आएगा, num1 के अंदर। उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा वो किस में चला जाएगा, num2 के अंदर, ठीक है। अब सम इज इक्वल टू क्या था हमारा, num1 प्लस num2, सेमी कॉलन लग जाएगा। num1 के अंदर क्या था, जो हम वैल्यू देंगे वहां पर, num2 के अंदर क्या था, वो वैल्यू जो हम लोग सेकंड नंबर पे देंगे। दोनों को प्लस करेगा और आंसर किस में डाल देगा, सम में। अब सम में आंसर तो डाल दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जब मैं सी आउट करवाऊंगा सम को, तो तब ही वो चीज़, सम की जो चीज़ है वो प्रिंट होगी ना। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं ना लिखता तो वो क्या होगा, मैं भी करके दिखाता हूँ। लेकिन अभी देखना इसमें एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर ये बोलेगा num1 क्या चीज़ है और num2 क्या चीज़ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। देखिएगा, ये देखें जो मैंने आपको बताया था, एरर किधर आया, उसने बोला num1 वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। उसके बाद क्या बोल रहा है, num2 भी डिक्लेयर नहीं है, सम भी डिक्लेयर नहीं है। डिक्लेयर किस तरह करते हैं, ये देखते हैं, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा सम। अब हमने कंपाइलर को ये चीज़ बताई है कि हम इस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर यादाश्त के लिए 3 वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल क्या आगे हम पढ़ेंगे, num1 num2 और सम। num1 के अंदर हम पहली वैल्यू को सेव करेंगे, num2 के अंदर हम दूसरी वैल्यू को सेव करेंगे, सम जो होगा वो 2 नंबरों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो उसके अंदर सेव करेंगे। अब जरा रन करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऊपर मैंने सेमी कॉलन नहीं था लगाया हुआ, ये। अब रन करते हैं, ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ है। गौर से देखिएगा, लिखा हुआ क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, यानी ये लाइन चली है। मैं कहता हूँ 5, उसने बोला कि एंटर सेकंड नंबर, मुझे सेकंड नंबर बताओ, मतलब 5 किस में जाके सेव हो गया है, num1 में। अब लिखा है एंटर सेकंड नंबर, मैं लिखता हूँ 4, तो 4 किधर जाके सेव होगा, num2 में, ये बात है। अब देखें आप लोग,
num1 के अंदर वैल्यू थी 5, num2 के अंदर वैल्यू थी 4, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने 9 आंसर तो निकल गया, लेकिन कंप्यूटर को हमें बोलना तो था ना कि आप सम को प्रिंट करो, सी आउट करो, ताकि हमें वैल्यू नजर आए जो प्रिंट होकर आई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी प्रोग्राम यहाँ से बंद किया मैंने, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने लिखा सी आउट, यानी क्या कर दो, प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट करना है, सम को, सेमी कॉलन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैंने सी आउट कराया था तो ये दो मैंने ब्रैकेट्स डाल, ये वाली चीज़ डाली थी, इधर क्यों नहीं डाली? इसलिए क्योंकि सम जो है वो उसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराया ना, सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है। और जब किसी की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है तो हम इन्वर्टेड कामास में नहीं लिखते होते उसे। ये जब लैब में आप एक दो बार काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी शायद समझ नहीं आई होगी। चलें, अब मैं ऐसा करता हूँ, उस कंपाइलर को रन करता हूँ। अब देखिएगा वो वैल्यू प्रिंट भी करेगा साथ, वैल्यू प्लस तो कर देता था। पहली क्या थी वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू क्या थी 4। ये देखें आंसर क्या लिखा हुआ आ रहा है 9। ये स्क्रीन में बड़ी नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि किस तरह। ठहरे मैं मैग्नीफायर यूज करता हूँ। इसकी आउटपुट मैग्नीफायर के थ्रू ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें पहली वैल्यू क्या थी 5, दूसरी वैल्यू क्या थी 4, तो आंसर क्या आ गया 9। इस चीज़ की आप लोगों को समझ लगी है कि ये चीज़ कैसे होती है, कि हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबरों को प्लस करने के लिए भी हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि पहली वैल्यू लो, उसको हम लोग कंप्यूटर की किसी मेमोरी में सेव करा देते हैं, याददाश्त में, जिस तरह हमारे दिमाग में जो वैल्यू स्टोर होती है। इस तरह हमने दूसरी वैल्यू भी स्टोर करवाई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, num1 और num2 को बेसिकली प्लस कर दिया और उसको किसके अंदर सेव करा दिया, सम के अंदर। इसी तरह सी आउट हमने क्या करवा दिया, सम करवा दिया। जी प्लीज मुझे बताएंगे किसी को इस चीज की समझ नहीं आई तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम ज़्यादा टफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको वही रेफर करूँगा कि जो हम लोग उधर कर रहे हैं कोडिंग, आप उसको फोकस करें। ये डेमो एग्जांपल देख लें, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड की हुई है चूँकि मस्ट में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने तो बाकी कॉलेज में बात करेंगे, ये नो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए इधर, ठीक है। C++ आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है, अभी हम इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि आइडेंटिफायर्स यहाँ पर क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। हम ज़रा कोड पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफायर क्या होता है। आप लोगों ने num1 इस्तेमाल किया था, यही बात है, num2 इस्तेमाल किया और सम इस्तेमाल किया, जिसके अंदर आपने किसी तरह की कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करवाया। तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में अभी बोलें, हम आगे जाके इसको चेंज करेंगे जब हम लोग आगे जब थॉरली इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स बेसिकली कोई भी इंटीजर भी हो सकता है, कोई डाटा भी हो सकती है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। जी जैन पूछें आप। तो अब इसमें जी ये जो लिखा है हमने सी आउट, जी सी आउट के बाद ये जो सिंबल डाला है, एक अगर डाल दें तो फिर ये एक बार और डाल दूं सेमी कॉलन तो सर ये जो सी आउट के बाद डाला हुआ है आपने ये चीज, यस सर ये सिंटेक्स है ना, सी आउट के बाद ये चीज लिखनी पड़ती है। ये बेसिकली ब्रैकेट शो करती है कि सी आउट करवाओ। और अगर आपने देखा हो तो आउट का मुंह बाहर की अगर एक तरफ, डालें तो नहीं तो फिर कंपाइलर एरर दे देगा। ये देखना, कंपाइलर बोलेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या चीज है। ये देखिएगा अभी, देखा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन उसने कोई वैल्यू शैल्यू नहीं पूछी है आपसे, लॉजिकल एरर है। अगर हम डबल डालते हैं तो फिर ये चला लेगा इसको, ठीक है। तो हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, तो ये उसके रूल्स हैं। जब हम लोग कुछ लैब्स का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। पहले सेमेस्टर में तो बच्चों से सिंटेक्स ही नहीं याद होता। जी हसीब बोलें सर जिधर वो लिखा है सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 आगे सेमीकोलन डाला हुआ है, उधर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते? इधर इन्वर्टेड कॉमास क्यों आएंगे? ये चीज मैंने प्रिंट तो नहीं थी, मैंने प्रिंट तो नहीं थी करवानी। इन्वर्टेड कॉमास हमेशा सी आउट के साथ आते हैं, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है सर, ओके। तो ओके
तो अभी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। आइडेंटिफायर्स बेसिकली अभी सिंपल समझ लो, जो हम लोगों ने वैल्यूज़ दी हैं ना, ये वाली 1 और 2, num1 को num2 को जो वैल्यूज़ दी थी, बस आप समझ लो कि 5, 7, 9 जो भी वैल्यू हम देंगे वो हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे। और num1 num2 बेसिकली हमारे क्या थे, आइडेंटिफायर्स थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। कमेंट्स, जब भी हम लोग कोई ना कोई C++ के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं या जब कोड लिखते हैं, अभी तो आपका कोड जो है वो 4 से 5 लाइनों का, लेकिन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, आपकी कोडिंग की लाइन्स 1000 से भी ऊपर चली जाएंगी। सो जब आप एक दिन में 1-2 प्रोग्राम्स लिखते हो और हफ्ता बाद जब दोबारा जाके अपना वो प्रोग्राम लिखते हो, देखते हो दोबारा, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको ये नहीं याद रहता कि ये लाइन कर क्या रही थी। ठीक है, इसके लिए C++ कंपाइलर्स ने क्या किया है या डेवलपर्स ने क्या किया है कि आप लोगों को एक फैसिलिटी दी है जिसका नाम है स्लैश। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये, जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी ना कि ये क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स था। अगर मैं अब इसके आगे कुछ भी लिखता हूँ ना, सपोज करें, ये देखना ज़रा, मैं कोड रन करके दिखाता हूँ, कंपाइलर एरर दे देगा कि ये KGUHGH क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें वो उसने क्या दिया है, ये अगर आप नीचे से एरर देखेंगे, उसने इस प्रोग्राम को रन तो किया है, लेकिन उसने एरर क्या दिया है कि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के एंड पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि गलत है। चलें जी, अब अगर हमने इस तरह के एरर्स को ख़त्म करना है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये हमारी निशानी रह जाए कि ये काम क्या कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं कमेंट इस्तेमाल करूँगा। कमेंट कैसे इस्तेमाल होता है कि सेमी कॉलन के बाद में जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है डबल स्लैश डालूंगा, ठीक है, और उसके ऊपर लिखूंगा दिस इज़, जो भी आगे से, मतलब दिस इज आइडेंटिफायर्स है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, इसके आगे सेमी कॉलन डालने की भी जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूं तो बेसिकली प्रोग्राम को रन भी कर देगा, लेकिन जब मैं अपना कोड देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि इस लाइन का मतलब ये है। ये देखें और देख ले नीचे कोई एरर भी नहीं है लॉजिकल। अगर मैं ये ब्रैकेट, ये डबल स्लैश ना डालूं, देखें कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन साथ साथ क्या होगा, मैंने कोड रन किया, उसने बोल दिया मुझे तो इस लाइन की समझ ही नहीं आ रही, क्यों, उसने बोला कि नॉन मेंबर फंक्शन, कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जिसका मुझे पता ही नहीं है कि क्या है। इसलिए अगर हम डबल स्लैश लगाते हैं तो डबल स्लैश से क्या होगा कि किसी भी लाइन के आगे अगर आपने कोई कमेंट लिखना हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, ये डबल लाइन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप हर लाइन के आगे कोई ना कोई कमेंट डाल दो, ताकि जब आपका टीचर या आपका जो सॉफ्टवेयर कंपनी के लोग हैं जब वो आपका काम को चेक करें, या आपको खुद भी इतने टाइम बाद जब खोल के चेक करना पड़े, तो आपको आराम से पता चल जाए कि कमेंट किस चीज़ का है। अब अगर मुझे इस पर कमेंट डालना, मैं कहूँगा स्लैश लिखूँगा दिस इज़ टू गेट फर्स्ट वैल्यू, यानी पहली वैल्यू को गेट करने के लिए या प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने ये लाइन लिखी है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग समझ लो कि आप अपनी निशानी या अपनी आसानी के लिए करते हो। आपकी मर्जी आप लोग कमेंट डालो, आप लोगों की मर्जी आप कमेंट ना डालो, इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप उस चीज़ को करोगे। अभी हम लोगों ने ऊपर हैश इंक्लूड पढ़ा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपकी कंपाइलर की डायरेक्टरीज होती हैं जिसके अंदर जो आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हो या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, उसकी डेफिनेशन पड़ी होती है। जिस तरह इसने मिसाल दी है कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, तो आयो स्ट्रीम बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड फाइल है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों के फंक्शंस या पहले से जो है ना इंपॉर्टेंट्स पड़ी हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सी आउट था, ठीक है, मैंने इस पर कंट्रोल रखा और इस पर प्लस किया, ठीक है, ये देखिएगा। अब सी आउट का मतलब क्या था, प्रिंट कर दो। कंपाइलर को कैसे पता चला कि प्रिंट कर दो, इसके पीछे पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये कोड किस तरह है, ये बेसिकली हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अगर आप ऊपर जाके फाइल का नाम चेक करेंगे तो यहाँ पे आयो स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसका मतलब आयो स्ट्रीम के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि सी आउट का मतलब क्या है। तो बेसिकली हमारे जो प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज होते हैं, या आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे आयो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम होते हैं, ये बेसिकली ये क्या काम करते हैं, इनका काम सिंपल ये चीज़ होती है कि ये प्री डिफाइंड कुछ फाइलें होती हैं, या कंपाइलर की या कंप्यूटर प्रोग्राम की कुछ कीवर्ड्स की डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, ये तो हो गया ये चीज़। अब मिसाल के तौर पर हम एक बहुत एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे नहीं इस सेमेस्टर में, लेकिन बताना ज़रूरी है। जहाँ पर मैंने कंपाइलर को ये समझाना था कि जब भी मैं 2+2 लिखूं तो इसका मतलब माइनस कर दो दोनों को। देखो सम टाइम होता है कि हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ जाता है। अब एक ऐसी चीज़ है जो कंपाइलर को पहले से नहीं पता,
ये मैंने बताया कंपाइलर को कि इसको चेंज करना है। जब हमें इस तरह का कुछ काम करना पड़ जाए, या मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर कोई नया फार्मूला बना है जो अभी तक C++ के कंपाइलर के अंदर या C++ के इस एडिटर के अंदर प्री डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको खुद जाके डिफाइन करूँगा, उसकी कोडिंग दोबारा से जाके खुद करूँगा। जब इस तरह का काम हम लोग को करना पड़ जाए तो उसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फाइल्स बोलते हैं। ये देखिए, हैश इंक्लूड माई अंडरस्कोर lib.h, फिर मैं क्या करूँगा, lib.h की एक फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर सारा कोड लिखूंगा कि जब भी 2+2 हो तो उसका मतलब है कि 2 को 2 से माइनस कर दो। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपाइलर इतना एक्सटेंड हो चुका है अब कि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब आगे जाके आप लोग सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो तब आप लोग इसको जो है वो यूज़र डिफाइंड फाइल्स पढ़ोगे। तो फाइल्स जो हैश इंक्लूड या डायरेक्टरीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक प्री डिफाइंड होती हैं जिसका मतलब पहले से कोई ना कोई डेफिनेशन कंपाइलर के अंदर उसकी मौजूद है, या दूसरी कौन सी होती है, यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। डिफाइन का मतलब होता है वजाहत करना। तो प्री डिफाइंड जिसकी वजाहत पहले से हुई हो, यूज़र डिफाइंड जो यूज़र बनाने वाला है वो खुद उसको डिफाइन करे। प्रोग्रामिंग स्टाइल, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज़्यादा स्पेसिस देना और आइडेंटिफायर यानी num1 के बाद अगर हमने देखा हो तो हमने कॉमा लगाया था। जितनी स्पेस देते जाएंगे कंपाइलर के लिए उतना मुश्किल होता जाएगा क्योंकि वो समझेगा कि स्पेस का मतलब ही कुछ है। ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा लाइनें बीच में से एंटर मार मार के आप लोग इसको ज़्यादा स्पेस ना दें। ठीक है, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है जिस तरह कमेंट्स को वो इग्नोर करता है। ठीक है, कोड को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, कोई तरीका नहीं है एक लिखने का। ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि आप एक लाइन के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखें। जिस तरह पहले मैंने एक वैल्यू num के लिए ली, num1 के लिए एक लाइन में, इसी तरह फिर मैंने दूसरी लाइन में ली, फिर मैंने इसको सम करवाया और फिर मैंने इसको प्रिंट करवाया। मैंने ये नहीं किया कि मैंने num1 और num2 की वैल्यू इकट्ठी पिक कर लिया कंपाइलर से, ऐसा नहीं मैंने किया। इसके अलावा अपने आप के प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लाजमी लिखें कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। आप मिसाल के तौर पे जो चीज़ हमने बताई है कि यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, आप लोगों ने इंट मेन लिखना है, उसके बाद एंटर मार के फिर ब्रैकेट डालनी है, मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल, जिस तरह हम लोगों ने num1 या num2 लिखा था, तो बेहतर होता है कि आप उसके आगे कमेंट डाल के ये बता दें कि आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपके लिए आसानी होगी इस चीज़ को। कोशिश करें कि एक लाइन के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखें, हर स्टेटमेंट के आगे या एंड के ऊपर जो सेमी कॉलन ज़रूर लगाएं जो ब्रैकेट्स के बीच में आ रही हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि जो कोड आप लिखते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट या एक वर्ड फाइल ज़रूर बनाएं जिसमें आप बताएं कि ये जो प्रोग्राम है बेसिकली काम कैसे कर रहा है। अगर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो ना कि वो काम कैसे कर रहा है तो फिर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सवाल ये होता है कि बैड प्रोग्रामिंग क्या होती है, बुरी प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, बुरी प्रोग्रामिंग उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं जो बगैर प्लान या बगैर एनालिसिस के कर ली जाए। मिसाल के तौर पर मैं आज ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर अटैक के ऊपर या एटॉमिक अटैक के ऊपर जो एक प्रोग्राम लिखना है, ना मेरी प्लानिंग, ना मैंने डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा है, ना मैंने पेज के ऊपर कोई तैयारी की है, ना मैंने कुछ किया है, ना मैंने उसका कोई डिज़ाइन बनाया और डायरेक्ट जाके कोडिंग करना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट अ वे टू डू कोडिंग। कोडिंग इस तरीके से नहीं होती। कोड करने का मैं आप लोगों को ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसका एल्गोरिथम लिखो, क्योंकि अगर आप एल्गोरिथम लिख लोगे ना, उसका एल्गोरिथम के हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि हम कॉपी के ऊपर पहले अगर हम उसको लिख देंगे ना एक बार, तो उसके बाद जब हम कंपाइलर के ऊपर जाके लिखेंगे या एडिटर के ऊपर उसको जाके लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 2, बार बार उसी तरीके से एरर को रिपीट करते रहना विदाउट अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम है क्या। जिस तरह अभी आपने एरर देखे तो हमने एरर को पढ़ा कि एरर क्या था। अगर आप लोग ऐसा करो कि आप कंपाइलर या कंप्यूटर चला रहे हो और आप लोगों को ये ना समझ आ रही हो कि ये रन कैसे हो रहा है या बार बार एरर क्यों आ रहा है, आप एरर को देखे बगैर ही बार बार उसमें तब्दीलियां करते रहो, तो ये गलत प्रोग्रामिंग है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि वो क्यों नहीं चल रहा। नंबर 3 चीज़, कोशिश करो कि जब भी आप प्रोग्राम को एनालिसिस करो, देखो कि प्रोग्राम है क्या, उसको लाइन बाय लाइन चेक करो, इकट्ठा चेक करो कि वो मसला होगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलत चीज़ें लिखना प्रोग्राम के अंदर, ओए पहला नंबर वैल्यू दे। अब मतलब एक ऐसी चीज़ है जो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कस्टमर को बनाकर दे रहे हो और वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट देखेगा तो उसको अजीब ही लगेगा। ये डर्टी प्रोग्राम्स लिखना, इतने गंदे तरीके से प्रोग्राम लिखना कि जिस तरह अगर हसीब ने लिखा है और मैं उसको पढ़ने लगा हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या लिखा हुआ। कोशिश करें कि इस तरह का काम ना करें उसके अंदर। अभी आप लोगों ने
इंट num1 num2 num3 और ये सारी चीज़ें पड़ी थी, ठीक है। क्या कंप्यूटर के अंदर हम वैल्यू सिर्फ 9 दे सकते हैं, 9.1 नहीं दे सकते? क्या कंप्यूटर के अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो सिर्फ इंटीजर डाटा ही दे सकते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल ABC? क्या कंप्यूटर के अंदर हम लोग वैल्यू इस तरह नहीं प्रिंट करवा सकते हैं 1 1 1 1 0 2 1 2 1, मतलब कि बहुत लेंथ की? तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उसके लिए मुख्तलिफ डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। डाटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया, डाटा की टाइप क्या है। आपके सामने इस वक्त 4 या 5 डाटा टाइप्स नजर आ रही होंगी, बूल को छोड़ दें क्योंकि वो फजूल है, आज तक मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं की। वाइड, लफ्ज वाइड का मतलब होता है खाली, एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, वाइड रिटर्न कर रहा हो, कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो, वाइड जीरो हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम वाइड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेकिन वाइड बहुत कम इस्तेमाल होता। इंट, इंटीजर डाटा टाइप। अभी जब अगर आप लोग प्रोग्राम पे जाओगे तो अगर आप ये देखोगे तो हम लोगों ने क्या वैल्यू ली थी, num1 क्या था हमारा, इंट था, num2 भी क्या था हमारा, इंट था, सम क्या था हमारा, इंट था। क्यों? क्योंकि हम जो वैल्यू दे रहे थे वो क्या था, 9 10 12 15 20 जो भी थी वो इंटीजर थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंट यूज कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद आता है चार, कुछ लोग इसको चार कहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में इसको कार बोला जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर चार का मतलब ये होता है कि अगर आपने num1 num2 या सम के अंदर वैल्यू जो थी वो आपको ABC की फॉर्मेट में करवानी थी, फॉर एग्जांपल num1 के अंदर मैं A पुट करा देता और num2 के अंदर अगर मैं B को पुट कराता, तो मैं ऊपर जब मैंने इनिशियलाइज करवाया था तो मैं इंट ना लिखता, मैं वहां पर कार लिखता या चार लिखता, फ्लॉट। अगर मुझे वैल्यूज num1 या num2 के अंदर 1.1 1.2 1.3 इस तरह की वैल्यू जिसमें पॉइंट से आती हैं वो वैल्यू स्टोर करानी पड़ती, तो मैं उसके लिए फ्लॉट लिखता। तो बेसिकली जो मैं आपको चार चीजें बता रहा हूँ वो किधर होती, वो यहाँ पर होती, यहाँ पर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने फ्लॉट की बात की ना पॉइंट्स के लिए, क्योंकि A और B तो प्लस हो ही नहीं सकता, तो मैं इसके लिए फ्लॉट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, फ्लॉट करो num1 को num2 को और सम को, और अब मैं ऐसा करता हूँ, प्रोग्राम चलाता हूँ। प्रोग्राम रन किया मैंने कहा पहली वैल्यू है 1.1, एंटर मारा, दूसरी वैल्यू थी 2.2, तो उसने सम करके बता दिया कि दोनों 1.1 और 1.2.2 का सम कितना आता है, 3.3। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर फ्लॉट लिखा ना, पहले इंट था ना, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं भी आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कंपाइलर को ये भी नहीं पता होता कि डाटा टाइप क्या है, ये भी आपको खुद बताना पड़ता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1.1, एंटर किया, उसने प्रोग्राम चलाया ही नहीं आगे। क्यों? क्योंकि उसने ये मुझे बोल दिया कि आप यूज तो इंट कर रहे हो लेकिन जो वैल्यू दे रहे हो वो तो फ्लॉट दे रहे हो। तो यहाँ पर अगर मुझे इंटीजर टाइप की जगह मुझे पॉइंट की वैल्यू चलानी है तो मैं यहाँ पे फ्लॉट लिखता, इसीलिए यहाँ पे फ्लॉट इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह अगर मुझे वैल्यू ABC देनी होती तो मैं कैर या चार लिखता। अब इसकी जो पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताई है वो यहाँ पर आगे मेंशन है कि बेसिकली ये क्या काम करता है। इंट की भी आगे टाइप्स होती हैं, शॉर्ट इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है। शॉर्ट इंट का मतलब क्या, वैल्यू क्या है 1 2 3। इंट का मतलब क्या हो गया 12 13 20 ये हो सकती है। लॉन्ग इंट क्या होता है 100 से आगे 101 102 201 202। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू है 53216 तो उसके लिए फिर जो है ना लॉन्ग इंट इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम लोग इंट की इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट इंट नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। इंटीजर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बताया हुआ कि ठीक है, बाद में बातें कर लीजिएगा। जी जी हसीब पूछ ले क्वेश्चन, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है इसके लिए बार बार। जैन सर लॉन्ग इंट क्या होता है सर? लॉन्ग इंट सर मैं बता देता हूँ। माइक्रोफोन ऑफ करो। यस सर। देखो मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने वैल्यू एंटर की थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट इंट था, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, उसको इंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट क्या हो गया, छोटी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जिसमें एक ही डिजिट आता है। फिर उसके बाद वैल्यू आती है इंट की,
ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना साइज रहता है, 4 बाइट का। ये बाइट बिट क्या होता है, इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, 10 से लेकर 99 तक, जहां पर 2 डिजिट्स आते हैं, समझ रहे हो। अगर मिसाल के तौर पे वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लॉन्ग इंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक मिनट है ना। ये लॉन्ग इंट की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है 21474833648, यानी इतनी लंबी अगर वैल्यू हो तब हम लोग लॉन्ग इंट इस्तेमाल करेंगे। और इसकी लिमिट किधर तक होती है, इसकी लिमिट होती है 4 तक, ये 4 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी कंप्यूटेशन हम लोगों को नहीं करनी होती। और अगर हम लोगों को करनी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे जिसमें हम कंपाइलर को बताएंगे कि लॉन्ग इंट के लिए फॉर एग्जाम्पल 10 तक लेकर जाओ इसको, ठीक है। तो मतलब एक लिमिट है, शॉर्ट इंट है तो छोटी वैल्यू है, इंट है तो बड़ी वैल्यू है, और लॉन्ग इंट है तो वो उससे भी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट इंट की वैल्यू कहाँ। सर जी 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 बोलें। सर, ये माइनस लगा हुआ है और हर के साथ लॉन्ग इंट के सामने जो वैल्यू लिखी है उसके बाद में माइनस है, तो इसका क्या मतलब है माइनस? मतलब माइनस तक भी वैल्यूज जा सकती हैं, माइनस और पॉजिटिव दोनों सूरतों में हो सकता है, क्योंकि इंटीजर तो होता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है ना। तो ये बेसिकली अभी आपने माइनस को नहीं देखना, मेन चीज़ आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि 2 से कितने फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 डिजिट्स का हो तो आप इंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लिमिट देखनी है आप लोगों ने कि ये माइनस भी है, और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ये प्लस वाला आ रहा है। प्लस के साथ बेसिकली प्लस नहीं लिखा जाता पॉजिटिव इंटीजर के साथ, इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। इसी तरह फ्लॉट भी वही चीज़ होती है। डबल फ्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखें, अगर मिसाल के तौर पर फ्लॉट है तो फ्लॉट क्या वैल्यू होगी 1.1 1.2 1.3। डबल फ्लॉट या डबल क्या चीज़ होगी उसके अंदर 1.2.3.56 इस तरह, ठीक है, या 1.325678 इस तरह की जो वैल्यू होती हैं। लॉन्ग डबल क्या हो जाएगा, उससे भी लंबी वैल्यू 1.3567891121315 इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये साइज का मतलब है कि मेमोरी के अंदर वो साइज कितना लेते हैं, ठीक है, ये उस चीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम हो गया 9:43 और आपकी क्लास थी 9:45 तक, ही बात है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। जो मैंने रिकॉर्ड किया, यस सर, ओके। आराम से बोलो यार, शायद मैंने आवाज़ बहुत ऊंची की हुई है। तो मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने डिक्लेरेशन से पहले पहले पढ़ा, आगे वैसे 4-4-5 स्लाइड रही थी, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपल एक प्रोग्राम सर ये मैसेज सेंड करेंगे आप? जी जी मैं सेंड कर दूंगा, मैंने बताया था कि रात को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम भी आप लोगों को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी इसके अंदर बताया होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। जब आप लोग कॉलेज आएंगे कल तो इंशाल्लाह लैब के ऊपर बैठ के हम कंप्यूटर के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म करेंगे बारी बारी। तो ये खुद ब खुद आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि इस लाइन को क्या कहते हैं सर, ये लैपटॉप में होता है? आप लोग, आपके पास अगर अपने सिस्टम्स हैं तो ले आए, वरना अटेंडेंस भी लगानी है, अटेंडेंस। मैं लूंगा, सब्र करो ना, वेट करो एक मिनट, बता रहा हूँ मैं भी। तो इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये num1 num2 बेसिकली क्या है, सी आउट क्या चीज़ है, सी इन क्या है, ये काम कैसे करते हैं। जब लैब के अंदर बैठ के करोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी, लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।